हेलो एवरीवन। हेलो। और बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकाल लिया था और ये हमारे प्यारे प्यारे दो छोटे से फॉर्मूलाज थे। अरे भाई चलो यार, ये हमारे प्यारे दो छोटे छोटे से फॉर्मूलाज थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब लास्ट टाइम हमने इसका वर्क डन निकाला था 2.303 लॉग ऑफ विद द बेस 10 इंटू एनआरटी log of with the base 10 v2 by v1 और p1 by p2, ये दोनों फॉर्मूलाज हमने देखे थे। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ गए तो आपके टेक्स्ट बुक में एंडिंग का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ठीक है, आपके जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें से कम 6 क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ऊपर ही है, समझ गए? और अगर आपने इनको अच्छे से देखा, सीखा, पढ़ा और जाना तो ग्राफ से हो जाएगा आपको प्यार। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है ये, फॉर आइस ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच, आप सब जानते हैं बच्चों टेम्परेचर अपना क्या होता है, इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नाउ चलो, अब एक बात ये देखो यार, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनना चाहिए बच्चों? यहाँ पे ग्राफ बनना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा बनना चाहिए प्यारे बच्चों? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनना चाहिए। और हाँ, ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये थोड़ा सा दूर बनता है। ठीक है, क्या होता है, ये थोड़ा सा दूर बनता है। आइए इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों, ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। क्योंकि देखिए जरा, अगर ये इसको यहाँ पे टच कर लेगा बच्चों तो वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा। जीरो वॉल्यूम है तो भाई जीरो वॉल्यूम का क्या टेम्परेचर होता है? कुछ नहीं होता ना। इसके लिए इसको हम लोग थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है, एक्सिस से थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है, बाकी एरो वगैरह आपको देना है तो दे सकते, बट अभी क्वेश्चन नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। इसका इसका कैसा बनेगा बच्चों? यहाँ पे भी देखिए टेम्परेचर क्या रहेगा अपना, टेम्परेचर अपना यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा अपना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ए से लेके बी तक। आपको चाहिए तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा दो या फिर प्रेशर घटता हुआ दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वीटी ग्राफ भी कर सकते हैं जिसमें टी ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यहां से अपना मेन ग्राफ स्टार्ट होता है। कंबाइन है क्या ये? 2 मिनट, कंबाइन नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये ढुंग टुंग की घंटी कहां से बज रही है भाई? चलिए देखिए, P और V का ग्राफ, जब हमको पता है कि बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है अपना। ठीक है, तो रिलेशन क्या था? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मेरे को? कांस्टेंट मिल जाएगा। भैया इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलते मैं क्या बोल सकता हूं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब इनका ग्राफ कैसा बन रहा था प्यारे भाई? इनका ग्राफ ऐसा बन रहा था, जिसका नाम क्या था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। और इस पॉइंट पे इस ग्राफ का मैं नाम क्या दूंगा? इस ग्राफ का मैं नाम दूंगा आइसोथर्मल कर्व। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या नाम दूंगा मैं इसका? आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, पॉइंट ए पे टेम्परेचर क्या होगा, पॉइंट बी पे टेम्परेचर क्या होगा और पॉइंट सी पे टेम्परेचर क्या होगा? मींस टेम्परेचर एट पॉइंट ए, टेम्परेचर एट पॉइंट बी और टेम्परेचर एट पॉइंट सी, इनमें से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा और किसका टेम्परेचर सबसे कम होगा? मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब बिल्कुल वही होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इन सबका टेम्परेचर सेम होगा। क्यों? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स पड़ते हैं, आइसोथर्मल कर्व के ऊपर, आइसोथर्मल कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़ते हैं, आइसोथर्मल कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स पड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर सेम टू सेम होगा। समझ के क्या होगा? टेम्परेचर सेम टू सेम होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। उनका टेम्परेचर क्या आएगा? सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ गया है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका
आप लोग यहाँ पे चाहिए तो मैं एक नोट करके भी दे ही देता हूं, नोट इन आइसोथर्मल कर्व, इन isothermal curve temperature is constant at every point, at every point of graph, at every point of at every point of ग्राफ और कर्व, ये भी लिख सकता हूं, और कर्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला स्लाइड है तो इसी का, बट चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। और मैं सोच रहा इसको इसको कॉपी कर लूं ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इसको यहीं से मिटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं, उसको रखता भी नहीं मैं। चलिए देखिए बच्चा लोग, सपोज कीजिए कि पीवी कर्व के ऊपर ये कोई आइसोथर्मल कर्व है, ये कोई आइसोथर्मल कर्व है जो कि है टेम्परेचर T1 पे। ठीक है बच्चों, जो कि है टेम्परेचर T1 पे। वेट अ मिनट, चलो लैपटॉप चार्ज हो रहा है। ठीक है, जो कि है टेम्परेचर T1 के ऊपर। सपोज करो कि अगर यहां पे मैं आपको दूसरा कर्व दे दूं, बिल्कुल इसी के पैरेलली, बिल्कुल इसी के पैरेलली, बट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक, चलिए, बट अब क्या है ना बच्चों, ये टेम्परेचर T2 पे है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए P1 is greater than T2, ऑप्शन बी T2 is greater than T1, ऑप्शन सी T1 equals to T2, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कि T1 और T2 के रिलेशन में क्या आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आ जाओ यहां पर, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। सपोज करो कि मैंने एक कॉमन पॉइंट लिया यहां पर। ठीक है, मैंने एक कॉमन पॉइंट लिया यहां पर, और उसके बाद में ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन वॉल्यूम इन दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, इन दोनों कर्व के लिए ये जो पॉइंट है, ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा एक कॉमन सा वॉल्यूम। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये एक कॉमन वॉल्यूम बन जाएगा V1। ठीक है, फिर उसके बाद में इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स के लिए, इन दोनों अलग अलग पॉइंट्स के लिए, एक के लिए देखो ये इसको यहां पे काट रही है। ठीक है, इस पॉइंट के लिए प्रेशर क्या होगा प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के लिए प्रेशर यहां पे होगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए प्रेशर यहां होगा, और इस पॉइंट के लिए प्रेशर यहां होगा। मीन्स P1 यहां होगा और P2 यहां होगा। एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ, पीवी ग्राफ में प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर क्या होता है बच्चों अपना, ये होता है अपना वर्क डन, और यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं, मान के चलो, ध्यान से देखो, P1, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर P1 V1 इक्वल्स टू NR टेम्परेचर T1, P1 के लिए लिया हूं मैं। P2 के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, P2 V1, इसके लिए भी वॉल्यूम V1 ही है। NR टेम्परेचर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, टेम्परेचर T2 है। ठीक है, P2 टेम्परेचर कितना है, इस वाले पॉइंट के लिए टेम्परेचर T2 है, और इस वाले पॉइंट के लिए टेम्परेचर T1 है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो इन दोनों में से किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। P2 इंटू V1 का जो प्रोडक्ट है, P2 इंटू V1 का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा।
बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो P2 इंटू V1 का प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं P2 इंटू V1 का जो प्रोडक्ट है वो P1 V1 से ज्यादा है, मीन्स NR T1, रुको NR T2, ठीक है, NR T2 इज ग्रेटर देन NR T1, तो NR से NR जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ गए, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है क्या होगा, T1 से बड़ा होगा, मीन्स ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। अब एक बात बताइए, एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताऊं, जितना आप ओरिजिन से दूर रहेंगे उतना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा। इसके अंदर ग्राफ को समझने के लिए अगर ग्राफ का एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, जितना आप ओरिजिन से दूर जाएंगे उतना आपका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? सपोज कीजिए मैं आपको ये वाला सवाल देता हूं, कहां गया, वेट अ मिनट, सवाल कहां गया वो, ये रहा सवाल। चलिए देखिए, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है और ये T3 है। चलिए मेरे को बताइए आप लोग, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ रिलेशन में, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। ओरिजिन से जितना दूर जाओगे टेम्परेचर उतना बढ़ता जाएगा। इसमें बताइए आप लोग, इसमें रिलेशन क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा होगा T3, फिर उसके बाद होगा T2, फिर सबसे छोटा क्या होगा, T1 होगा। समझ गए, इसके अंदर रिलेशन ये आएगा। क्लियर हुआ आपका? सिंपल है, ग्राफ को समझना इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ग्राफ को समझना इतना मुश्किल टास्क नहीं है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग अपना लेवल इंक्रीज करने वाले हैं। ये दिखाइए, फाइंड द टेम्परेचर एट इंटरसेक्शन ऑफ टू आइसोथर्मल कर्व। यहाँ पे दो आइसोथर्मल कर्व लिए मैंने, एक T2 और एक T1 और एक T2। ये मैं पॉइंट मान लेता हूं बच्चों, पॉइंट P है। आपको इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा। कोई बता सकता है कि इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? ये बता सकता है? ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दिस ग्राफ इज रॉन्ग, रॉन्ग ग्राफ है ये, ठीक है। ग्राफ कैसा मेरे प्यारे भाई, ग्राफ रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग ग्राफ है ये मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए? ग्राफ कैसा है ये मेरे प्यारे भाई, ये ग्राफ ही रॉन्ग है। समझे, ये ग्राफ ही रॉन्ग है। चलिए अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, समझिए उस बात को, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो एक सर्टन वैल्यू के लिए एक सर्टन कर्व बनता है, प्रेशर वॉल्यूम। अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं इस कर्व की बात करता हूं जो टेम्परेचर T1 के ऊपर है मेरे प्यारे भाई, तो इस T1 के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उन सबकी वैल्यू सेम होगी। इस T1 के ऊपर सब जितने पॉइंट्स होंगे सबकी वैल्यू सेम होगी। बट जैसे ही मैं T2 के पास जाऊंगा, जैसे ही मैं T2 के पास जाऊंगा, क्या होगी बच्चों, इसकी टेम्परेचर की वैल्यू दूसरी होगी। बस इस कर्व के ऊपर उन सबकी वैल्यू सेम होगी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, तो ये लोग इंटरसेक्ट कहीं होंगे ही नहीं, इनकी एक भी वैल्यू मैच नहीं खाती। समझ गए? तो यहां पर मैं एक नोट करके आपको लिख रहा हूं पॉइंट में, ध्यान रखना, टू आइसोथर्मल कर्व्स, टू isothermal curves never intersect each other, never intersect each other। समझ के प्यारे भाई, टू आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आइसोथर्मल कर्व कभी किसी को इंटरसेक्ट नहीं होते, कभी भी नहीं होते यार, हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक 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 कर्व के ऊपर सबके टेम्परेचर सेम होंगे सारे पॉइंट्स पे, दूसरे कर्व के ऊपर सबके टेम्परेचर सेम होंगे, बट वो दोनों आपस में तो अलग अलग है। यहां पे इनके मिलने का मतलब है कि इस पॉइंट पे उनका टेम्परेचर सेम हुआ होगा, बट हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो टू आइसोथर्मल कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ गए? बुझले कि नहीं? चलो बना लो यार आप लोग, ठीक है, बना लो, बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहां गया भाई अपना वो पॉइंट,
यहां से तो एडियाबैटिक है। अच्छा चलिए, ये दो बाकी है बस अभी। एक बात ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मानिए कि ये अपना पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। अब मैं रिलेशन पूछता हूं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। टी ए इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी सी, ऑप्शन नंबर बी। टी सी इज ग्रेटर देन टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, ऑप्शन नंबर सी। टी ए इज इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी सी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। चलो ट्राई करो, दिमाग लगाओ अपना इस क्वेश्चन के ऊपर, बिल्कुल भौकाली रूप से भौकाल मचा दो यार आप लोग। चलिए देखिए यहां पर, अब ये रहा अपना ग्राफ। अपना आइसोथर्मल कर्व तो कुछ ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, अपना आइसोथर्मल कर्व तो ऐसा होता है। भाई ने क्या दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया। क्या आपको आइसोकोनिक याद है, क्या आपको आइसोबारिक याद है? हमने भी तो वहां पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उनका कर्व रहता कुछ और है, हम लोग बना कुछ और देते थे। उनका कर्व रहता कुछ और था, हम लोग बना कुछ और देते थे। पीवी में कभी स्ट्रेट लाइन होता नहीं, बट कोई बात नहीं यार, अगर है तो क्या दिक्कत है। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम में इसका नाम देता हूं मैं P1, इसका नाम देता हूं मैं V1। इस पॉइंट की बात है, ये है पॉइंट आपका P2, ये पॉइंट है आपका V2। एक और बात, यहाँ पे एरो अपवर्ड आएगा, बिना एरो के इसको आप लोग बता नहीं पाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं दिया था मैं, अभी दे रहा हूं। डाउनवर्ड भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये V3 आएगा और ये आपका P3 आएगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि एरो ऊपर की ओर जा रहा है मेरे प्यारे भाई, एरो ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। और क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आपको यहां पे क्या करना है, डायरेक्ट आइडियल गैस का इक्वेशन लगाइए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और लगाइए कॉमन सेंस मेरे प्यारे भाई। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहां पर टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, टीसी का होगा, फिर टीबी का होगा, फिर टीए का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ आज के ब्रांडेड सवाल के ऊपर। ठीक है, बताओ इसके साथ टेम्परेचर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नन ऑफ दिस। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई। रुक जाओ थोड़ा ना, ग्राफ को ही मैं सेटल डाउन कर लूं, साइड में लेके ग्राफ को ही मैं सेटल डाउन कर लूं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको नीचे लेना मांगता है, which of the following option is correct। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन बी, टेम्परेचर इज decreasing। option C, temperature is constant, and option D, none of this। option D is none of this। चलिए सोचिए, लीजिए अपना टाइम, लीजिए बच्चों, सोचिए इसका आंसर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आएगा इसका आंसर। अब देखिए यहां पर,
अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग बोलेगे सर ये सवाल ही गलत है क्योंकि आपने एरो दिया नहीं है। आपने एरो दिया नहीं है, नहीं दूंगा एरो। बिना एरो के भी ये सवाल सही होगा। एक ये स्पेशल क्वेश्चन है, मान सकते हो बच्चों, बिना एरो के भी ये क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे एरो देने की जरूरत ही नहीं है, आपको हर ग्राफ के क्वेश्चन में एरो की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। ये वो क्वेश्चन नहीं है जहां पे जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना एरो के भी कर सकते हैं, एरो के साथ भी कर सकते हैं, बट एरो के साथ में करेंगे तो शायद आंसर अपने बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर जब हमने आइसोकोरिक प्रोसेस देखा था तो हमने वहां पे क्या देखा था, जब कोई एक भलते में लाइन देता था आपको तो आप लोग आइसोकोरिक का ग्राफ बनाते थे, 3 लाइन अज्यूम करके। आइसोबारिक में भी आप लोग सेम काम करते थे, 3 लाइन अज्यूम कर लिए, ग्राफ आपने बना दिया और उसका रिलेशन देखा कि भाई इसका स्लोप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या इसमें वो ग्राफ नहीं बनेगा यार? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। तो एक काम कीजिए, ग्राफ यहाँ पे आप लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छा दिखाई दे। ठीक है, चलिए मान के चलिए मैं यहाँ पे 3 कर्व ले रहा हूं। ठीक है, अरे बन जा मेरे भाई। मैं यहाँ पे 3 कर्व ले रहा हूं, एक का टेम्परेचर है T1। ठीक है, ये मेरा दूसरा कर्व है, ये मेरा दूसरा कर्व है जिसका टेम्परेचर है T2। और उसके बाद में आप लोग ग्राफ से टच भी कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मेरा तीसरा कर्व है टेम्परेचर T3। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 होगा क्योंकि T1 तो हर जगह पे। क्या इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 होगा? T2 तो हर जगह पे। इस पॉइंट का टेम्परेचर T3 होगा, फिर से इस पॉइंट का टेम्परेचर T3 होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 होगा और इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 होगा। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दीजिए आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। जब कभी भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग उसका रीडिंग लेते हैं। डेफिनेटली आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। तो एक बात ये बताइए, मैं जो सबसे पहला रीडिंग लूंगा वो T1 के लिए होगा क्योंकि वो सबसे पहला टेम्परेचर है। फिर दूसरे टेम्परेचर के लिए लूंगा मैं रीडिंग, वो T2 होगा। फिर तीसरे टेम्परेचर के लूंगा मैं रीडिंग, वो T3 होगा। समझ गए? अब एक बात बताइए, यहाँ पे रिलेशन में क्या देख रहे हैं आप लोग? T3 सबसे ज्यादा है, फिर T2 है, फिर T1 है। एक बात बताइए, टेम्परेचर पहले क्या हो रहा है? T1 से T2 पे जा रहा है। ठीक है, देखो ना, पहले T1 ही लूंगा ना मैं, T1 के बाद जाऊंगा T2 के रीडिंग पे, फिर T3 के रीडिंग पे। एक बात बताइए, T1 से T2 गया, T2 से T3 गया, मतलब यहां पे टेम्परेचर पहले क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, फर्स्ट टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, फर्स्ट टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, देन T3 है, कांस्टेंट है, T3 से T2 हुआ मेरे प्यारे भाई। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो रहा है। देखो ना, T3 से T2 कम पे गया, फिर T1 पे गया, देन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, देन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो ये आएगा आपका आंसर इस ग्राफ के लिए। समझ गए? इस ग्राफ के लिए ये आएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ एकदम मक्खन जैसा? कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है? देखो बच्चों, ग्राफ्स ना थर्मोडायनेमिक्स की जान होते हैं। समझ गए आप लोग? अगर वो आपको अच्छे से समझ गया, फील हो गया, तो डेफिनेटली आप लोग कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही स्टॉप करते हैं बच्चों। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है, प्यारे भाई, वो है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद जो है आपका, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद में आपका मान के चलिए कम से कम 70% चैप्टर ओवर होता है। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? फिर उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नट इंजन, कार्नट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल वगैरह, ये सब वो मैक्स टू मैक्स मान के चलिए एक लेक्चर का खेल है। वो पूरा मैं एक ही साथ निपटाऊंगा, उसको मैं सेपरेट टाइम नहीं दूंगा, पूरा मैं एक ही साथ ही निपटाऊंगा।
समझ गए? बस एक मान के चलिए 2 वीडियो और आएंगे आपके, जिसमें एक में आपका होगा एडियाबैटिक प्रोसेस और बाकी में ये। हाँ, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी अपने मान के चलिए एडियाबैटिक खत्म होने के बाद में जो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, खत्म नहीं हुए। 124 स्लाइड है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है स्लाइड्स, इनमें अभी और क्वेश्चंस ऐड होना अपने बाकी है। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी डाउट हो आप लोग पूछते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।